स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है गुरुवार यानी कि हेलो किसान में दिन है पशुपालन का। तो आज के हमारे इस अंक में हम शामिल कर रहे हैं पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय। क्या है विषय, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ, महत्वपूर्ण विषय है। और साथ ही आपको बताएंगे बरसात में पशुओं के प्रबंधन के बारे में। दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर क्या है आइए आपको बताते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर वीके सक्सेना। ये सहायक महानिदेशक हैं पशु विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। डॉक्टर सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। बता दें आपको, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको। मुर्गी पालन और बरसात में पशुओं के प्रबंधन पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई सवाल है, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के विस्तृत जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए आपके कॉल्स के इंतजार के साथ साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। विषय है मुर्गी पालन, इसी से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। डॉक्टर सक्सेना, मुर्गी पालन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में काफी अच्छे स्तर पर किया जाता है। किस तरह से हमारे किसानों के लिए अच्छी आय का स्रोत बन सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत में मुर्गी पालन का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। पिछले 5 दशक में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पूरे उत्पाद की बात यदि हम करते हैं तो भारत का 3रे नंबर पर स्थान है अंडा उत्पादन में, और 5वें नंबर पर स्थान है मुर्गी मांस उत्पादन में। इस समय भारत में कुल मिलाकर 851 मिलियन पोल्ट्री मौजूद हैं। और जब मैं पोल्ट्री शब्द का प्रयोग करता हूँ, जिसे हिंदी में कुक्कुट भी कहते हैं, तो इसमें मुर्गी और जापानी कोयल या जापानी बटेर, गिनी फाउल, बत्तख और जो भी व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं बर्ड्स या पक्षी, वो सब कुक्कुट में एक समूह के रूप में शामिल होते हैं जी। तो इस समय हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह लाभान्वित हो रहे हैं और ये आय को बढ़ाने का एक बहुत ही सुदृढ़ तरीका है, बहुत ही सक्षम एक टूल के रूप में इसको देखा जाता है। पोल्ट्री का एक बहुत अच्छा जरिया बनकर सामने आ सकता है हमारे किसानों के लिए, अगर वो अच्छी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं। देखिए, आप खेती किसानी के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को भी अपनाते हैं, काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है आपके लिए। शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय को कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाए तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी और साफ हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दे उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहे। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुए, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मुर्गी पालन पर, किस तरह से आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अभी आपने जाना है। विशेषज्ञ से भी हम कार्यक्रम के दौरान जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, बरसात का मौसम चल रहा है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश है और लेकिन कहीं कहीं काफी हम अब कमी भी देख रहे हैं इसमें, लेकिन हमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए जब बात आती है हमारे पशुओं की। तो कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इस मौसम में, खास तौर पर हमारे पशुओं के लिहाज से? क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को जो बरसात के मौसम में पशुओं का जो ध्यान रखना है, उनका प्रबंधन करना है, वो मुख्यतः 4 हिस्सों में अगर हम इसको देखें तो ये है। सबसे पहले है जो आहार का प्रबंधन कैसे करें, आवास का प्रबंधन कैसे करें, स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें, और जो इसमें मुख्यतः जो दुधारू पशु हैं उनसे हमें दूध जो मिलता है ना, तो दूध दोहने का प्रबंधन कैसे करें। तो इन 4 चीजों का प्रबंधन अगर हम अच्छे से करेंगे तभी हम पशु से जो है वो बहुत फायदा ले पाएंगे। तो आहार प्रबंधन की जब बात करते हैं, जो पशु में सबसे मुख्य है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी बहुत होता है, घास जो है वो, चारा जो है वो बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो उस चारे को वो बहुत कच्चा होता है, तो उसको जब पशु खाता है, उससे पहले जब बरसात का मौसम नहीं था तो पशु के जो पेट में वो अलग तरह की क्रियाएं थी, वो उसको अलग तरह से पचा रहा था। लेकिन जैसे ही वो कच्चे घास खाता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो पशु का जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पशु को दस्त लग जाते हैं। और एक बार जब पशु बीमार हो जाता है तो उससे फिर पशु का जो दुग्ध उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। जी, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो संतुलित मात्रा में आहार का यहाँ पर सेवन हमारे पशुओं को कराएं, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे इस बरसात के मौसम में। किस तरह का संतुलन यहाँ पर हमारे आहार में हमारे पशुओं के लिए करना है, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, हम आपको वो दिखा देते हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में बरसात के मौसम में पशुओं को खास देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं को किसान का धन माना जाता है और गांवों में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं। इसलिए पशुओं पर ध्यान दें। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दे और बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखे। बाड़ी की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशु को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दे, जिसमें 60% गीला व हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। पशुओं की बाड़ी की छत से पानी नहीं टपकने दे और बाड़ी के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दे। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। तो जाना अभी आपने कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है, इसके बारे में विशेषज्ञ से लगातार जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले डॉक्टर सक्सेना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ते हैं तो काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो सकता है उनके लिए, लेकिन ज़रूरी है कि पहले वो निश्चित कर लें कि उन्हें अंडे के लिए उत्पादन लेना है या फिर मांस के लिए। तो ये निर्णय लेना कितना ज़रूरी हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण है जब मुर्गी पालन के व्यवसाय से हमारे पशुपालक जुड़ रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो जो पशुपालक भाई हैं उनके पास ज़मीन कितनी है, उनके पास जो उनका इनकम का स्रोत है या उनके पास जो कैपिटल कहलाता है, धन कितना है, धनराशि कितनी है, और उनके आसपास किस तरह का बाजार उपलब्ध है, इसकी थोड़ा सा उनको जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। जिसके आधार पर यदि वो छोटे स्तर का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर में इसका मांस का उत्पादन करना आसान रहेगा, क्योंकि
अंडा उत्पादन यदि करते हैं तो छोटे स्तर पर अंडा उत्पादन करने में बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। अंडा उत्पादन के लिए यदि व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है तो थोड़े बड़े स्तर का अंडा उत्पादन करने में ही फायदा होता है, जबकि मांस उत्पादन में एक साल में कई साइकिल ली जा सकती हैं, क्योंकि प्रति 5 सप्ताह में नया मतलब एक पुराना हैच निकलकर 1 सप्ताह का उसे विराम देने के बाद कुल 6 सप्ताह में एक साइकिल को कंप्लीट करके नया ग्रुप चूजों का डाला जा सकता है। तो इससे बार बार आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आप पर बहुत ज़्यादा धन का लोड नहीं आएगा। जी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ध्यान में रखिए जब अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और किस तरह की तैयारियां करनी है, बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें जितेंद्र जी ने फोन किया है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा मुर्गी पालन के विषय से मैं जानना चाहता हूँ और लोन के विषय में जानना चाहता हूँ। आप एक बार अपना सवाल दोहरा दें। मैं मुर्गी पालन के विषय में जानकारी चाहता हूँ और उसमें लोन के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, मुर्गी पालन की आप शुरुआत करना चाहते हैं, इसके लिए किसी तरह की आर्थिक सहायता यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो यदि आप मुर्गी पालन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के लिए आपके नज़दीक में ही, बाराबंकी के नज़दीक में ही बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है। वहाँ साल में कई बार ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। आप उनके निदेशक महोदय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, तो आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, उसकी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। साथ ही साथ वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो आपको आर्थिक सहायता के लिए भी उसके जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसे DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिससे आपको बैंक से लोन लेने में मदद मिलेगी, उस तरह के प्रोजेक्ट भी आपको बनाने में मदद कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट आपको आपके अनुसार, जो आप पे ज़मीन उपलब्ध है, आप कितने बड़े स्तर का कार्य, अपना ये कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको देंगे, जिससे आपको बैंक में लोन आसानी से मिलेगा। और इसके साथ साथ वो आपको बैंक से लोन दिलाने में भी आपको जो एक आजकल बहुत एक शब्द चल रहा है, हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़कर चलने वाली बात, वो शुरू में आपको काफ़ी मदद करते हैं। और एग्री बिजनेस भी एक ICR के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए जितनी भी हमारी तकनीकियां हैं जो किसानों को लाभान्वित कर सकती हैं, वो उस एग्री बिजनेस के जरिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्वयं उनको करके देख सकते हैं संस्थान के अंदर। और उस ट्रेनिंग का यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा और विशेषज्ञ आपको वो प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट नीति भी है, जिसमें आप अंडा के लिए और मांस के लिए यदि कोई फार्म खोलना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। कुक्कुट के विषय में यदि आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा प्रोफार्मा उपलब्ध है, पूरी जानकारियाँ उपलब्ध है। कई तरीके की इसमें सब्सिडी है, ज़मीन पर सब्सिडी है, बिजली पर सब्सिडी है, पानी पर सब्सिडी है, तो काफ़ी आराम से आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जितेंद्र जी, आपके जो सवाल था यहाँ पर कि किसी तरह की आर्थिक मदद के बारे में आप जानना चाहते थे, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है कि किस आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रशिक्षण यहाँ पर ज़रूर ले लें, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से सी नारंग जी, उनका सवाल छान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मैडम, हमारा जैसे गाय है, हमारे पास जर्सी गाय जी, वो दूध कम देती है, उसका दूध बढ़ाते करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध जो है कम दे रही है, उसका दुग्ध उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार आप इस संदर्भ में? जी, जहाँ तक जर्सी गाय की बात है तो ये ज़्यादा दूध, अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय है, तो इसके लिए हमें इसके आहार के प्रबंधन की सबसे मुख्यतः इसमें है वो है आहार प्रबंधन। तो आहार प्रबंधन के लिए जब इसमें बात की जाती है तो इसमें जो है बरसात के मौसम से अगर वैसे भी अगर हम दूध में ज़्यादा हमें बढ़ाना है तो उसमें जो कंसंट्रेट है, जो दाना है, उसका मुख्यतः हमें ख्याल रखना होता है।
तो अगर पशु का हरा चारा और सूखा चारा और कंसंट्रेट का अगर ये मात्रा जो है सही मात्रा में नहीं होगी तो पशु का दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा। अगर मुख्यतः गाय 10 लीटर से ज़्यादा का दूध दे रही है तो 3 केजी के आसपास 3 किलोग्राम के आसपास दाना जो है वो एनिमल को एक मुख्यतः देना ही देना है। उसके अलावा वो जितना ज़्यादा दूध दे रही है 6-7 किलो दूध के अलावा तो हर एक केजी दूध के ऊपर हमने 2 से 2 किलो दाना उसको देना है। तो इस तरह से मुख्यतः अगर देखा जाए जो जर्सी गाय है उसमें अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसमें 4 केजी के आसपास हमें उसमें दाना उसको देना है और उसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम दिन भर में उसको हरा चारा भी देना है और 5 से 6 किलोग्राम के आसपास जो है वो सूखी तूड़ी उसको साथ में देनी है। तो इस तरह से अगर हम आहार का मिश्रण इस तरह से रखेंगे तो हमारी गाय जो है वो प्रतिदिन जो है वो दूध जो है वो अच्छे से देगी। इसके साथ साथ हम अगर इसमें देखें तो एनिमल के आहार में नमक है, खनिज लवण है, वो 30 से 40 ग्राम और नमक जो है वो 20 से 30 ग्राम उसका भी हमें उसमें मिश्रण करना है। तो इस तरह से अगर ये मिश्रण हम करेंगे तो एनिमल के दूध पे जरूर उसमें वृद्धि होगी। जी, तो देखिए आपको किस तरह से प्रबंधन करना है यहाँ पर आहार का आपने सुन लिया है। देखिए इसी तरह से अगर आप कार्य करेंगे, आहार का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो यहाँ पर शिकायत है कि आपकी जो गाय है वो दूध कम दे रही है वो दूर ज़रूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही अहम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मुर्गी पालन और बरसात के मौसम में पशुओं के प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता दें आपको। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो विजय कुमार जी। हेलो। हाँ जी, विजय बोल रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका क्या सवाल है? मैम मेरा ये सवाल है कि मैं जैसे बरसात के मौसम में अभी जो भैंस और गाय है मेरे पास, तो मक्खियाँ बहुत ज्यादा हो रही है। तो मक्खियाँ उनके आसपास बहुत ज्यादा हो रही हैं, इस समस्या को आप दूर करना चाहते हैं? जी, मक्खियाँ भी है और एक सवाल और है कि मतलब ये जो हमारी गांव की भाषा में जो गोचड़ी बोलते हैं, जो पशुओं को बहुत ज्यादा लग जाती है। जी डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? पशुओं में बरसात के मौसम में एक बहुत ही मुख्यतः समस्या रहती है किसान भाइयों को। तो इस समस्या के निवारण के लिए मैं कहूँगा कि जब बरसात के मौसम में पशु जहाँ पे रहता है उसके आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है, एक तो उसको इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, उनके जो लार्वल स्टेजेज होती हैं वो वहाँ पे पनप जाती हैं और फिर मुख्यतः जो वो मच्छर और मक्खियाँ जो है वो पशु को तंग करती हैं। तो इसमें मुख्यतः एक तो यह है कि पानी इकट्ठा ना होने दे। अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी निकासी करें या उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या फिनाइल वगैरह डालते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो भी उनकी लार्वल स्टेजेज हैं वो पनपे ना। और जो एक मुख्यतः जो दवाई मिलती है ब्यूटॉक्स नाम से, है ना, जिसमें डेल्टा मेथिलिन होता है, वो 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के वो भी आप पशु को लगा सकते हो। तो इसमें और जो चीचड़ों की बात की है उसका अगर छिड़काव करेंगे इस दवाई का तो चीचड़ जो है वो कम होंगे। और मुख्यतः जहाँ पे आप पशु का आवास है वहाँ का जो
वहाँ की जो दीवारें हैं उसमें छिद्र होते हैं जिसमें जो है कीचड़ वगैरह वो चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस दवाई का छिड़काव करना है जिससे कि वहाँ पर भी जो कीचड़ वगैरह होते हैं तो वो मर जाए और वो पशु के शरीर पर न जा सके। तो इस तरह से आपको इसका समाधान करना है। जी बिल्कुल। तो विजय कुमार जी, किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है राकेश कुमार जी, पूछें। जी राकेश कुमार जी, आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, सीधा अपना सवाल हमसे पूछिए। जी मैडम, मऊ जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पहले से पोल्ट्री फार्म जैसी चला रहा हूँ 1 साल से जी। तो मैं जो है सर अभी लीज पे लेके फार्म चला रहा था, अब अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए कोई अनुदान वगैरह सरकार की तरफ से कोई योजना है? जी डॉक्टर सक्सेना, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? क्या सवाल दोबारा दोहराएंगे? मैं ठीक से समझ नहीं लेकर के पहले पोल्ट्री फार्म चला रहे थे, अब खुद का फार्म ये लगाना चाहते हैं। पहले किसका चला रहे थे? लीज पे लिया हुआ था, लेकिन अब ये खुद का फार्म बनाना चाहते हैं। उसके लिए किसी तरह की अनुदान राशि सहायता इनको मिल सकती है? अगर आप पहले से पोल्ट्री फार्म लीज पर चला रहे थे तो आपको पूरा अनुभव होगा कि किस तरह से उसका रखरखाव किया जा सकता है और किस तरह से उसको बढ़ाकर बेचा जा सकता है, मांस के लिए या अंडे के लिए। तो इसमें आप अनुदान राशि का, जैसे मैंने पहले सवाल में ही बताया, बैंक हैं, कई सारे बैंक हैं जो इस समय लोन की व्यवस्था है, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश से आप हैं, उत्तर प्रदेश में पहले से ही कुक्कुट नीति नाम की एक योजना मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें लोन भी दिया जाता है और बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है। आप व्यापक रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर, या किसी अपने जो संपर्क में यदि आपके कोई वहाँ पशु चिकित्सक हों, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के यदि कोई चिकित्सक आपके एरिया में आते हैं, उनसे संपर्क करें, वो आपको इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। उनका पूरा इसमें प्रिंटेड प्रोफार्मा है जिसे भरकर आप और किसी विशेषज्ञ द्वारा एक प्रोजेक्ट बनवाकर, मैंने आपको पहले बताया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है, जहां से आप ये प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। और भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल सकती हैं, उसका लाभ आप उठाकर ये राशि लोन या ऋण ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जैसे डॉक्टर सक्सेना, यहाँ पर हमारे कॉलर्स इच्छुक हैं कि वो कुछ इसकी शुरुआत भी करना चाहते हैं, कई जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी हो जाता है, जैसे आपने पहले कहा, प्रशिक्षण का कितना महत्व है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रशिक्षण का हर कार्य के लिए, जो भी नया कार्य आप शुरू कर रहे हैं, उसमें प्रशिक्षण के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो उसका एक अलग ही आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा। बिना चीज़ों को जाने, बिना चीज़ों को समझे यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यदि आप समझकर चीज़ों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो ये निश्चित है कि आप उसमें आने वाले खतरों को भी जानेंगे, उनसे कैसे बचना है उसको भी जानेंगे। जैसे प्रबंधन की व्यवस्थाएं किस तरह करनी है, आपको खान पान किस तरह रखना है, किस मौसम में किस तरह का प्रबंधन करना है, कहाँ से दाना चारा सस्ता उपलब्ध हो सकता है, कैसे अपने खुद आप दाना चारा बना सकते हैं, पक्षी का भी पशु का भी, वो सब व्यवस्थाएं यदि आपको पहले से पता हो तो आप एक तो लागत कम करेंगे और दूसरा आप अच्छी तरह से उसको जब प्रबंधन करेंगे तो आपको फ़ायदा अधिक होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो मैं 2-1 चीज़ें यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं यदि कम जगह में ज़्यादा मुर्गी या ज़्यादा पशु भर देंगे तो हमारा उत्पाद बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कम जगह में आप ज़्यादा पक्षी भर देंगे तो वहाँ पर बजाय फायदे का आपको नुकसान होगा। एक तो वो लोग ढंग से पक्षी दाना नहीं खा पाएगा, पशु भी नहीं खा पाएगा यदि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो, और दूसरा वहाँ पर उनके उत्पाद पर भी असर पड़ेगा, उत्पादन बजाय बढ़ने का उनका उत्पादन कम हो जाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप इनको जानकर समुचित व्यवस्था करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में कितने पक्षी रखने हैं या कितने पशु रखने हैं, तो पशु भी आराम से पलेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा देगा। जी बिल्कुल। तो प्रशिक्षण यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। केवल मुर्गी पालन ही नहीं, किसी भी व्यवसाय की आप शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रशिक्षण, उसके बारे में पूर्ण जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। हमारे विशेषज्ञ से और हमारी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं शशि यादव जी। हेलो। हेलो,
नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारी गैया कल ब्यानी जी, तो वो अपनी जहर खा ली। आप अपना एक बारी सवाल दोहरा दीजिए। गाय ने अपनी जहर खा ली। अपनी जहर खुद ही खा ली ब्याहने के बाद? हाँ, कल रात में ब्याई। जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर कुमार, इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है? तो बस यही तो पूछना है। अब हम टीवी देख रहे थे तो आपको आ रहा चैनल। जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। डॉक्टर कुमार, आप बताएं इनको। जी जी जी, आवाज आ रही है जी। प्लेसेंटा डॉक्टर साहब, उनका जानवर खा गया, खुद अपना जहर खुद ही खा लिया है ब्याहने के बाद। जी जी जी, वही मैं बता रहा हूँ कि ये एक मुख्यतः समस्या आती है अगर किसान भाई इस चीज का ध्यान नहीं रखता है। जब प्लेसेंटा गिराता है, जब जेर गिराता है, जिसको हम मुख्यतः जेर बोलते हैं, जब उसको गिराता है तो अगर वहाँ पे किसान भाई इसका ध्यान नहीं रखता है तो पशु इसको खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि पशु के पेट में जो है वो पशु की जो मुख्यतः बोलते हैं कि उसमें जहर फैल जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। तो ऐसे में पशु का फिर जो है वो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो इसके लिए आप नजदीक के पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं और अपनी जो समस्या है वो पशु चिकित्सक को बताएं और वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुख्यतः जी, तो यहाँ पर समय नहीं गंवाना है, देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द यहाँ पर पशु चिकित्सक के पास यहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। जी, कुछ घरेलू स्तर पर भी करने की आप सलाह देना चाहेंगे इन्हें? जी, मैं मुख्यतः तो हम सबसे जो जरूरी है वो यही रखना है कि मोस्टली जो है ब्याने के 6 से 8 घंटे में जो पशु जो है वो जेर गिरा देता है। तो उस समय हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर पशु ऐसा कर लेता है, अगर पशु जेर को खा लेता है तो सबसे ज्यादा इसमें यही मुख्यतः ध्यान रखना होता है कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएं। फिर एंटीबायोटिक से या जो भी दवाइयाँ उस समय लगती हैं पशु को इस टॉक्सिसिटी निवारण के लिए, तो उससे फिर बहुत राहत मिलती है और पशु जो है मुख्यतः आ जाता है, वापस खाना खाने लगता है। जी बिल्कुल। तो क्या करना है शशि जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बिल्कुल भी समय मत गवाइए, जल्द से जल्द पशु चिकित्सक का यहाँ पर रुख कीजिए। इलाज संभव है, इलाज हो जाएगा। डॉक्टर सक्सेना, आप भी कुछ सलाह इनको यहाँ पर देना चाहेंगे? डॉक्टर नरेंद्र जी ने बताया, इसमें सेप्टिक होने का डर रहता है, अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह पनप सकते हैं और उससे पशु ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। तो तुरंत ही इसमें एंटीबायोटिक वगैरह लगाने से, एंटीबायोटिक का कोर्स यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द हमारे दोनों विशेषज्ञों की यही सलाह है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, समय बिल्कुल मत गवाइए। जैसे आप कह रहे हैं रात के समय ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी आप समय यहाँ ना गवाइए। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर सक्सेना आपके पास ही आना चाहूँगी। आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं हमारे पशुपालकों को मुर्गी पालन के व्यवसाय से। तो शुरुआत प्रशिक्षण के बाद का कदम क्या होगा शुरुआत करने के लिए? प्रशिक्षण के दौरान जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर या प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लेते हैं तो वो प्रशिक्षण भी अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा और इसको विस्तृत रूप में बताना चाहूँगा। जैसे मुर्गी पालन के संबंध में ही हम लोग 2 तरह के, क्या बल्कि अब तो 3 तरह के मुर्गी पालन हो गए। एक तो अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ, एक मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ और तीसरा बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको कहते हैं, जिसे ग्रामीण पोल्ट्री या पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली पोल्ट्री व्यवस्था भी कहते हैं। तो 3 तरह के प्रशिक्षण अलग अलग दिए जाते हैं। इनके कोर्स भी अलग अलग स्पेशली चलते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, वो जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उस ट्रेनिंग में जाएं जिसमें वो व्यवसाय करना चाहते हैं। यदि अंडे का व्यवसाय करना चाहते हैं तो अंडा उत्पादन से जुड़ी ट्रेनिंग में जाएं। यदि कुक्कुट मांस का उत्पादन करना चाहते हैं तो ब्रायलर की ट्रेनिंग में जाएं। यदि उनके पास पूंजी कम है और वो छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो बैकयार्ड पोल्ट्री के प्रोडक्शन के ट्रेनिंग में जाएं। तो इसमें आपको शुरुआत से लेकर नस्ल किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अंडा उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं और मांस उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं। उनकी जानकारी दी जाएगी, कहाँ से आपको अच्छा बीज उपलब्ध हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी पशु या पक्षी व्यवसाय में उसकी नस्ल है। यदि नस्ल अच्छी है तो उसका उत्पादन बढ़िया होगा। नंबर 2 पे आता है दाना पानी खान पान। जी, दाना पानी के बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पर रुक करेंगे कि दाना पानी और खान पान का व्यवस्था किस तरह से करनी है। गुजरात से हमारे साथ इस वक्त कमलेश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए।
सर हमारा सवाल है कि अभी बरसात के मौसम में हाँ बरसात हेलो जी, बरसात के मौसम में क्या जानना चाहते हैं? बरसात के मौसम में ये पशु है ना हमारे, वो कम पानी पीते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या पिए, ऐसा क्या करना चाहिए? आपके जो पशु हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं बरसात के मौसम में, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था आपको करनी है? डॉक्टर कुमार क्या कहना चाहेंगे हमारे कॉलर को? पशु बरसात के समय में जो पशुओं का आवास प्रबंधन है उससे मुख्यतः ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए अगर आपने आवास को अच्छे तरह से, आवास में सूखा रखा है, आरामदायक रखा है, पंखे लगाए हैं, खिड़कियां वगैरह का अच्छे से प्रबंध है और आर्द्रता उसकी जो है वेंटिलेशन अच्छा है, तो कम हो जाती है। तो इससे पशु जो है स्ट्रेस में नहीं होगा। तो पशु को सामान्यतः जितना पानी पीना होता है तो वो उतना पानी पिएगा। अगर पशु इसमें बरसात के मौसम में आर्द्रता के कारण अगर पशु स्ट्रेस में आता है तो पशु जो है वो पानी पीना कम कर सकता है। तो इसके लिए मुख्यतः यही है कि आप अपने आवास का प्रबंधन करें, अपने आवास को अच्छे से उसका वेंटिलेशन हो, उसमें पंखे लगे हों, उसकी खिड़कियां अच्छे से खुली हों। तो इस तरह से आप जो है पशु फिर जो है वो आराम से, जो जितना पशु को चारा, जितना पशु को पानी चाहिए होता है वो पशु उसमें पीता है। जी, तो इस तरह से आप आवास का प्रबंधन सही कीजिए। देखिए पानी कम पीने की जो समस्या यहाँ पर आ रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी यहाँ पर कमलेश जी। तो देखिए ऐसी ही जानकारियां हमारे विशेषज्ञ लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुर्गी पालन और बरसात के मौसम में पशुओं के प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार भागर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अरे मैडम, सवाल ये है कि हम पशुपालन के लिए ऋण लेना चाहते हैं। जी हेलो, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, पूछिए अपना सवाल। हम पशुपालन के लिए भैंस और गाय रखते हैं हम। हाँ,
और जमीन भी है, तो इसके लिए जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने निकाला कि बिना गारंटर से ये लोन का, हाँ, तो अब डॉक्यूमेंट तो पूरा बना लिया। डॉक्टर से भी जो पशु वाला उनसे भी बात हो गई, डॉक्यूमेंट भी होगा, तो बैंक वाले मैनेजर वो देने के लिए एग्री नहीं है। अप्रूवल आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, लोन आप लेना चाहते हैं पशुपालन के लिए, लेकिन ये समस्या इस तरह की आ रही है। तो आप डॉक्टर सक्सेना इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे पशुपालक परेशान हैं, लोन लेना चाहते हैं लेकिन अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, तो किस वजह से क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश में कुछ एक कृषि विश्वविद्यालय भी मौजूद हैं, जबलपुर में है, और पहले वो दुर्ग भी मध्य प्रदेश में आता था, अब छत्तीसगढ़ में चला गया। इस तरह से और भी वेटनरी कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको, उनके जो एक्सटेंशन डिवीज़न हैं, जो उनके विश्वविद्यालय के और जो प्रोफेसर लोग हैं, वो इस कार्य में इनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसमें किसानों की हैंड होल्डिंग करना या उनको शुरुआती तौर में इतनी मदद करना कि वो अपना व्यवसाय खुद खड़ा करने में सक्षम हो सकें, ये सारे विश्वविद्यालय और हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनमें जो हम लोग कार्यरत हैं, वो सब किसान भाइयों के लिए समर्पित हैं। और काफ़ी हद तक इवन बैंक में जाकर भी जो बैंक के मैनेजर हैं या बैंक के अधिकारी हैं, उनसे वार्तालाप करके किसानों की जो भी दिक्कतें हैं उसको सुलझाने में उनकी बहुत मदद करते हैं। तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा कि अपने आसपास के किसी कृषि विश्वविद्यालय या पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जैसे मैंने बताया जबलपुर में भी है, उनके प्रोफेसरान से बात करें, उनके जो एक्सटेंशन के डिवीज़न के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे बात करें, तो उससे ज़रूर उनको मदद मिलेगी। बाकी बैंक से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसकी यदि ये जानकारी बताएं तो उन्हें और अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती है कि बैंक इनसे किस चीज़ के कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो ये नहीं दे पा रहे हैं, या जिससे इनका लोन मिलने में परेशानी हो रही है। तो इस तरह से ये अपने कार्य को थोड़ा सा सुलझा सकते हैं। वहाँ पर संपर्क करके पूर्ण अपनी जानकारियाँ वहाँ पर दे करके आप इस जो आपकी समस्या है उसमें समाधान आप हासिल कर सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यहाँ पर जितने भी कार्यरत अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। आप उनका भी संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं, उनके साथ भी आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार हरीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी अपना सवाल पूछिए। जी, हमारा सवाल है, कड़कनाथ मुर्गे जैसे हमने 100 लाए थे, तो उसमें से 85 हो पाए बड़े। जी, 85 ही बड़े हो पाए हैं। हाँ जी, 100 लाए थे मतलब। जी, 100 में से 85। हाँ, तो आपने छोटे चूजे लिए होंगे जहाँ से भी आपने। चूजे 100 लाए थे तो 50 बचे मतलब। 100 में छोटे 1 दिवसीय चूजे लाए थे या थोड़े बड़े लाए थे? छोटे लाए थे, 1 दिन 2 दिन के, वेटनरी कॉलेज से लाए थे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जो आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में छोटे चूजों का प्रबंधन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जटिल भी है। यदि वहाँ आपसे कोई चूक होती है तो उसका असर आखिर तक रहता है। उसमें मृत्यु दर भी बढ़ सकती है, उनकी जो बढ़वार है वो भी कुप्रभावित हो सकती है, अच्छी तरह से उनमें बढ़वार नहीं आएगी। यदि दाना और उनका रख रखाव, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कम जगह में ज़्यादा चूजे रख दिए, अब मुझे ये नहीं ज्ञात है कि आपने किस तरह की व्यवस्था दी, कितने एरिया में कितने चूजे रखे, क्योंकि आमतौर पर जो देसी मुर्गियां हैं जो आप कड़कनाथ बता रहे हो उसमें मृत्यु दर काफ़ी कम होती है। जो हमारी व्यावसायिक रूप से जो हाई यील्डिंग या जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है, उस तरह के जो स्ट्रेन हैं जो बाज़ार में मिल रहे हैं, वो तो मृत्यु दर उसमें बनिस्बत ज़्यादा होती है देसी मुर्गियों के मुकाबले। तो देसी मुर्गी में मृत्यु दर कम होती है, मगर आपकी काफ़ी ज़्यादा 50% मोर्टेलिटी हो जाना काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन में कोई दिक्कत रही, या जहाँ से आपने चूजे खरीदे वहाँ से वो कोई बीमारी लेके आए जो आपकी नॉलेज में नहीं थी, और इस बीमारी की वजह से वो चूजे मरे। तो जहाँ से भी आप चूजे खरीदते हैं, बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस संस्था से या उस संस्थान से आप पूरी जानकारी लें कि इन्हें
कौन कौन से टीके लग चुके हैं या ये किस व्यवस्था में रह रहे थे और इन्हें आगे क्या व्यवस्था, किस एज पर क्या खाना दाना दिया जाना है, ये सब जानकारी यदि उपलब्ध करके आप आएंगे तो आपको इसमें पालन करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि टीका लगा हुआ है, आपने टीका नहीं लगवाया और वो उसकी उम्र पे आके वो बीमारी उसको पकड़ेगी और उससे मृत्यु दर बढ़ेगी। अब बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं ना, न्यू कैसल डिजीज़ है जिसमें रानीखेत डिजीज जिसको कहते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो जाती है। तो यदि आपने कोई टीके लगाने में चूक करी, उसकी वजह से मृत्यु दर हो सकती है। साफ सफाई में कोई आपकी गलती हुई, वहाँ बीमारी फैल सकती है। या आपने कम जगह में ज़्यादा चूजे उनके रख दिए तो आवासीय प्रबंधन में आपके चूक हुई, वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप प्रशिक्षण यदि लेके ये काम करते हैं लेंगे तो ये सब तमाम जो समस्याएं हैं ये आगे आएंगी नहीं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि इस समय में ये इस तरह की समस्या आ सकती है, तो पहले ही आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे विशेषज्ञ लगातार यहाँ से कह रहे हैं प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले जानकारी आप ज़रूर हासिल कर लीजिए। एक चीज़ और है प्रशिक्षण लेने में, जहाँ से भी आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको संस्थान से एक नाता जुड़ जाता है। मैं भी बहुत सारे प्रशिक्षण में खुद शामिल रहा हूँ, तो जो भी हमारे किसान भाई आते थे, आप यकीन मानिए आज तक मैं जबकि उस संस्थान को छोड़ चुका हूँ, दिन भर उनके फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो अपने जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं उनको फ़ोन करके उनकी संपर्क में रहते हैं, तो समय समय पर हमें जानकारी भी मिलती रहती है कि ये समस्या हो गई है, ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पे, हम कहेंगे लंबे समय तक यहाँ पर आपके साथ आपके विशेषज्ञ रहते हैं और समय समय पर आपका साथ ज़रूर देते हैं। इसके लिए आप ज़रूर इस दिशा में आगे बढ़िए। हम भी बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आशीष जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, ये कह रहे थे कि जैसे इसमें बारिश का मौसम है जी और दुधारू पशु है तो दूध कम होता चला जा रहा है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? जी, शुरुआत में भी हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन डॉक्टर कुमार एक बार फिर बताएं कि बरसात में दूध जो है कम दे रहे हैं इनके पशु, क्या कहेंगे इस बारे में? आप क्या करें हमारे पशुपालक? जी, बरसात के मौसम में मुख्य पशु का दूध कम हो जाता है अगर किसान भाई ने संतुलित आहार, उसके आवास का प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छे से नहीं रखा है। तो अगर ये घास वगैरह पशु को डालते हैं और वो कच्ची घास है तो उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से पशु का पेट जो है वो भरा भरा रहता है और उसका पेट में जो किण्वन क्रिया होती है तो वो जो है वो एक सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिससे उसका दूध उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई को चाहिए कि पशु का जो आहार है वो संतुलित मात्रा में दें, उसमें जो है सूखा चारा 40% रखें और जो हरा चारा है वो 60%, उस और साथ में जो है वो दाना रखना है उसको। तो इस तरह से अगर पशु के जो आहार की अगर प्रबंधन रहेगा तो पशु का दूध जो है वो कम नहीं होगा। तो इसमें मुख्यतः आप अगर पशु ज़्यादा दूध देने वाला है तो उसको जो है मेंटेनेंस के साथ साथ अगर गाय है तो 1 लीटर अगर 6 से 7 केजी दूध के अलावा और दूध देता है पशु तो 1 लीटर दूध के अलावा उसमें जो है वो 1 किलोग्राम दाना जो उसको और ज़्यादा देंगे। और भैंस के केस में अगर वो 3 लीटर दूध देता है तो उसमें जो है 1 किलो दाना जो है वो उसको एक्स्ट्रा देंगे मेंटेनेंस के अलावा। जी बिल्कुल। तो हमारे विशेषज्ञ ने बताया है आपको कि दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर सक्सेना से भी इस संदर्भ में मैं और राय जान लेना चाहूंगी। डॉक्टर सक्सेना, आप क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? इसमें मैं कुछ और एक बिंदु जोड़ना चाहूँगा, चाहे वो पक्षी का बात हो चाहे पशु की बात हो। शुरुआत नस्ल से ही है। नस्ल यदि बढ़िया है, अच्छी नस्ल, अब हम देसी पशु की बात करते हैं, जैसे किसान भाई ने पहले भी एक प्रश्न उठाया था, तो देसी पशु में कुछ जो हमारी देसी नस्लें हैं गायों की, जैसे गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, ये देसी नस्लें स्थापित नस्लें हैं, इनके बारे में पता है, इनका दूध अच्छा है जी। मगर हम सबको देसी में गिन देते हैं। बहुत सारी नस्लें वो मिक्सचर हो गई हैं, उनमें कोई नस्ल नहीं है, वो सब मिला जुला हो गया है, तो उनका दूध उत्पादन उतना अच्छा नहीं है। उनके दूध उत्पादन की हम ये आकांक्षा ना करें कि ये भी उतना ही दूध देंगी जितनी कि एक स्थापित नस्ल की जैसे कांकरेज या साहिवाल या गिर की गाय दूध दे रही है, उतना दूध वो नहीं दे पाएंगी। यदि हम एग्जॉटिक, जैसे हम बाहर की विदेशी नस्लों को यदि रख रहे हैं, उनमें दूध उत्पादन अच्छा है मगर उनके साथ साथ उनका रखरखाव भी अच्छा है। पहला बिंदु नस्ल, दूसरा बिंदु दाना पानी और उसका आवासीय प्रबंधन, तीसरा
उसका रोग निदान और रोगों की रोकथाम, और चौथा आपको आजकल की जो हम चर्चा में बहुत ज़्यादा शामिल है बायोसिक्योरिटी जी, कि हम बीमारी को आने ही ना दें, इस तरह की व्यवस्था साफ सफाई की रखें कि बीमारी पशुओं तक पहुंचे ही ना जी। ये सब चीज़ें यदि आप करते हैं, अब जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि बरसात के समय में पशु में दूध उत्पादन कम हो जा रहा है। नरेंद्र जी ने भी बताया कि इसमें पशु कई बार स्ट्रेस में आते हैं जी। एक तो आर्द्रता बढ़ जाती है वातावरण में, और दूसरे टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, गर्म भी होता है कई बार। गर्मी के साथ साथ आर्द्रता जब बढ़ती है तो हमारे शरीर पर, कोई भी वो जीव हो उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है। हमारी ताप नियंत्रण की क्षमता से भी कई बार वो आगे बढ़ता है, तब इवन मृत्यु दर बढ़ने की तक की बात आ जाती है। तो इसमें वो सब परिस्थितियाँ जिनमें तापमान में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो बहुत ज़्यादा, उसकी आर्द्रता एटमॉस्फेयर की घट बढ़ रही हो, उस समय आपको बहुत सचेत रहना है। और गंदगी बिल्कुल नहीं होने देनी है। मक्खियाँ आएंगी, मक्खी पशु को परेशान करती हैं, वो दाना खाना नहीं खाता ठीक से, तो उसका दूध को प्रभावित होता है। यदि आपको कोई भी लक्षण दिखता है, सबसे पहले किसी भी पशु को यदि रोग होता है या उसमें कोई परेशानी होती है, वो दाना खाना छोड़ता है यदि, और अपने हर्ड से अलग हो जाता है। यदि ऐसी कोई भी अवस्था आपको किसी पशु में दिखती है तो तुरंत आप उसको पशु चिकित्सा संपर्क करके उसको दिखाएं। बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए जरूर ध्यान में रखिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है कि यहाँ मैं मुर्गी पालन करना चाहता हूँ, इसके साइड में थोड़ा पानी भरा होता है, वहाँ पर मैं मुर्गी पालन कर सकता हूँ क्या? मुर्गी पालन करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पानी भराव की समस्या हो, क्या वहाँ पर कर सकते हैं? नहीं, यहाँ धीरे धीरे चीज़ों को मैं खोलता भी जा रहा हूँ। जब आप प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले भूमि के चयन की बात आती है कि जहाँ आप पक्षी के लिए बाड़ा बनाना चाहते हैं या फार्म खोलना चाहते हैं, उस भूमि का चयन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे स्थान पर जल भराव की जगह पे आप मुर्गी पालन करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा बीमारी उसमें रहेंगी। ना पशुपालन ठीक से कर पाएंगे आप, ना पक्षी का पालन ठीक से कर पाएंगे, और उत्पादन आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो ऐसी जगह पे कृपया आप तो ऐसी जगह में यहाँ पर मुर्गी पालन करने की सलाह नहीं दी जा रही है। देखिए, आप किसी और व्यवसाय का यहाँ पर चयन कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप मछली पालन कर सकते हैं। जी, मछली पालन की यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं। अगर अच्छी इस तरीके से आप प्रबंधन करते हैं, निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसी जानकारियां पहुंचाएंगे आगे भी आप तक, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है।
ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का फिर से हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम में लगातार हम जानकारी दे रहे हैं आपको मुर्गी पालन और बरसात के मौसम में पशुओं के प्रबंधन पर। इस वक्त बे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। कन्हैया लाल जी ने हमें कॉल किया है। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर जैसे चूजे पास में कहाँ मिल सकते हैं बारां जिले से? जी अपना सवाल पूछिए। ये मुर्गी पालन की चूजे कहाँ पे मिलेंगी? मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं, चूजे कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप डॉक्टर सक्सेना? बारां राजस्थान से बात कर रहे हैं। राजस्थान में मुर्गी का पालन अच्छी तरह से किया जा रहा है। अब आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया, राजस्थान में देसी नस्लों का पालन भी काफ़ी अच्छी तरह से किया जाता है। और ये कड़कनाथ का या और जो इस समय कड़कनाथ काफ़ी प्रचलित जाति है मुर्गी की, उसको अभी पालन करते हैं। कई सारे फार्म हैं जो केवल कड़कनाथ का ही मांस और अंडा उत्पादन कर रहे हैं। आप यदि मांस के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्थाएं, आपको ट्रेनिंग, जैसे मैंने पहले कहा, अब ट्रेनिंग लेके यदि आप जाते हैं तो नई नई तकनीकियों का भी उपयोग कर सकते हैं ना। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि दाने में क्या क्या परिवर्तन करके दाने को सस्ता आप कर सकते हैं, अधिक उत्पादन उससे ले सकते हैं, अंडा उत्पादन के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए भी। जी, तो ये कहाँ से ले सकते हैं? कोई आसपास कोई विश्वविद्यालय हो, कोई केंद्र हो? राजस्थान में उनके जो बीकानेर में ही विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में विश्वविद्यालय हैं। इनसे थोड़ा दूर बरेली में विश्व पक्षी संबंधित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर है। कई जगह केवीके होंगी, वो भी प्रशिक्षण देती होंगी। तो प्रशिक्षण आप लीजिए, किस तरह का आपको पोल्ट्री व्यवसाय स्थापित करना है, अंडे के लिए या मांस के लिए, उसी तरह की व्यवस्थाओं की ओर आप जाइए, वहीं अपनी लागत लगाइए तो आपको अच्छा इससे लाभ अर्जित होगा। थोड़ी जानकारी लेकर कार्य करने से अच्छा होगा। जी, तो कन्हैया लाल जी, आप नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो, विश्वविद्यालय जैसे बीकानेर में स्थित है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल चूजों की ले भी वहां से सकते हैं। आपको अच्छी प्रजातियां भी वहां पर मिल जाएंगी। रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की सावधानियां बरतनी है हमारे यहाँ पर पशुपालकों को? जी, बरसात के मौसम में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है पशु का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे मौसम में मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु जो है बहुत मात्रा में जो है पैदा होते हैं। तो अगर पशु का जो टीकाकरण आपने नहीं कराया है बरसात के मौसम से पहले, तो आपका पशु जो है वो गंभीर बीमारी के संक्रमण से प्रभावित हो सकता है। तो मुख्यतः सभी राज्य सरकारें FMD का जो मुंह खुर रोग है, इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। तो बरसात के मौसम से पहले ये टीकाकरण कराएं और अपने पशु का इस बात से भी ख्याल रखें कि अगर बरसात के मौसम में आपका पशु जो है वो ज्यादा हरा चारा खाता है तो उसका पेट में जो है दस्त लग जाते हैं, तो ज्यादा पानी की वजह से। तो ऐसी स्थिति में जो है वो पशु का उत्पादन जो है वो कम हो सकता है। जी, तो इस तरह से स्वास्थ्य का प्रबंधन भी हमारे जो पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। देखिए, बरसात के मौसम में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आहार, आवास, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन का यहाँ पर प्रबंधन सही तरीके से करें, तभी हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमारे को आर्थिक लाभ उससे मिलता रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की हमारे सभी दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सक्सेना भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। तो बिल्कुल मेरी ओर से भी नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को। जी, तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जाना आपने मुर्गी पालन और बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन के बारे में, किस तरह से आप कर सकते हैं। अगले अंक में क्या विषय लेकर आने वाले हैं जानकारी दे देते हैं आपको। अगले अंक में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे खरीफ दलहनी तिलहनी फसलों में सस्य क्रियाओं के बारे में। जी हाँ, अहम विषय है ये। और साथ ही साथ आपको बताएंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में, किस तरह की आप तैयारियां कर सकते हैं, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे।
जाएंगे। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही आप हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 6100113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और बस आपको बता दें, आज के लिए इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम हेलो किसान, और कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। उनकी शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। पहाड़ किनारे हिम्मत न हारो। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर 21 अगस्त से हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। संगीता जी, आपको मौका मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम करने के लिए और अभी हाल ही में मोदी जी के साथ, क्या फर्क रहा है तब और अब? इंडियन पॉलिटिक्स के दो बिगेस्ट लीडर्स, एंड मैं तो आई वुड से मोदी जी इज नॉट अ सिंपल लीडर, इज अ फिनोमेना। वाजपेयी जी का जो काम अधूरा रह गया था वो मोदी जी आगे ले जा रहे हैं, और देश में इतना काम हो रहा है पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, युवाओं के लिए। और आज राजनीति में एक अलग ही मज़ा है मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के समय में। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर।